नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 भारतवर्ष की खास कवरेज लगातार जारी है। इस बार किसकी सत्ता? आज 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। चौथा फेज है आज वोटिंग का। और चुनावों के बीच टीवी 9 भारतवर्ष को गृह मंत्री अमित शाह ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया और इसमें कई अहम मुद्दों पर उन्होंने दिल खोलकर अपनी राय रखी है। मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं, ये कहा अमित शाह ने। कहा 2029 तक प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे। 2029 के बाद भी मोदी ही हमारे नेता होंगे। अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार चला नहीं पा रहे हैं। केजरीवाल हमें ना बताएं कि पार्टी कैसे चलेगी। वो आम आदमी पार्टी को चला नहीं पा रहे हैं और बता रहे हैं कि बीजेपी कैसे चलानी है। बड़ी बात, क्योंकि 75 साल की उम्र वाले नियम को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कुछ सवाल उठाए थे। आज टीवी 9 भारतवर्ष पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन तमाम सवालों के दिए हैं जवाब। सुनिए। चुनाव प्रचार में इस वक्त केंद्र में चुनाव के जो मुद्दा है, जिसकी चर्चा बहुत हो रही है, वो अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद सामने रखा है। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 75 बरस के हो जाएंगे और 17 सितंबर 2025 के बाद वो देश के प्रधानमंत्री नहीं रह सकते हैं। देखिए, केजरीवाल जी अपनी पार्टी ठीक नहीं चला पा रहे हैं। वो जेल में थे तो अपना बाद में किसको यहाँ मुख्यमंत्री बनाना वो भी तय नहीं कर पाए। जेल में रहकर उन्होंने सरकार चलाने का प्रयास किया और वो हमारी पार्टी चलाने की बात कर रहे हैं। मैं आपकी चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 29 तक वो ही प्रधानमंत्री रहेंगे और 29 के बाद के हमारे चुनाव अभियानों के नेता वो ही है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे चुनाव में जाएगी। प्रधानमंत्री के तौर पर वो आपका नाम आगे बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस बार लोगों से 2024 में जो वोट मांग रहे हैं वो दरअसल आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए मांग रहे हैं। देश में कई सारे मुद्दे हैं। इन्होंने एक विवाद खड़ा करने का इसलिए प्रयास किया क्योंकि वो समझ रहे हैं उनकी पार्टी बिल्कुल साफ होने जा रही है। तो सुन रहे हैं आप गृह मंत्री अमित शाह को। केजरीवाल के तानाशाही के आरोप पर बोले अमित शाह, तानाशाही का ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी के पास नहीं है। केजरीवाल के साथी दल ने यानी कांग्रेस ने देश में लगाई थी इमरजेंसी। लाखों लोग जेल में डाल दिए गए थे। बाहर आने के बाद उन्होंने यही नहीं, कई भविष्यवाणियां की। उन्होंने ये भी कह दिया कि तानाशाही आ जाएगी। ये बाकी लोग भी, बाकी विपक्षी दल भी इस मुद्दे को बार बार उठाते रहे, कांग्रेस पार्टी भी। अब अरविंद केजरीवाल ने भी कहा, उन्होंने कहा सब विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा और अगर एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आई तो तानाशाही जरूर आएगी। देखिए, इस देश में कोर्ट है या नहीं है, तानाशाही का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा नहीं है। इमरजेंसी इनके साथी दल कांग्रेस पार्टी ने डाली थी। राहुल बाबा और केजरीवाल जी क्या बात कर रहे हैं? देश में 1,30,000 लोगों को किसी भी कारण के बगैर जेल में डाल दिया गया था। देश की संसद को एक्सटेंड कर दिया गया था। आर्टिकल 39 बदलना पड़ा, बदल दिया गया था। मुरारजी भाई ने आकर वापस बदलना पड़ा। ट्रैक रिकॉर्ड हमारा नहीं है। हम तो लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों में से हैं। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डाली तब हमारी पार्टी के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता जेल में गए थे। तो क्या हम पर आरोप लगा रहे हैं? और ये पूर्ण बहुमत हमारे पास 2 टर्म से है, 10 साल से है। इनकी थ्योरी मान लेते चुनाव ही नहीं आना था। सबसे पहले पुष्पेश पंजी, अब मैं आपके पास आऊंगा। ये आरोप इस बार ऑपोजिशन की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बार नहीं बारंबार लगाया गया कि अब की बार अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए तो संविधान खत्म कर देंगे, तानाशाही आ जाएगी। आपको लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं? और साथ ही साथ कांग्रेस की याद दिलाई है कि कांग्रेस के राज में इमरजेंसी लगाई गई थी। वो कह रहे हैं तानाशाही का रिकॉर्ड हमारा नहीं रहा है। मेरे ख्याल में इस सवाल के दोनों हिस्से अलग अलग हैं। जहाँ तक तानाशाही और ट्रैक रिकॉर्ड का सवाल है, मुझे लगता है कि आज के हिंदुस्तान में 1975 की याद कितनों को है ये कहना बड़ा कठिन है। आधा सदी बीत चुकी है। हिंदुस्तान की 70% आबादी
2011 की आबादी की जनगणना के आंकड़ों से बतलाती है कि कई लोग तब पैदा ही नहीं हुए थे। जो पैदा हुए हैं वो 1990 के आसपास के हैं, जिनकी जन्मतिथि है। उनको बार बार अतीत की याद दिलाना, उस अंधेरे, ये बिल्कुल ठीक है कि आपातकाल का इतिहास बड़ा अंधकारपूर्ण था, अत्याचारी था, मगर वो आज किसी के मत को प्रभावित नहीं कर सकता है। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाया जाता है कि यदि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान नष्ट हो जाएगा, मुझे लगता है ये बहस भी मतदाता को एक अमूर्त बहस लगती है। उसकी ज़िंदगी से जुड़े जो सवाल हैं वो महंगाई के हैं, रोज़गार के हैं, चिकित्सा के हैं। मुझे लगता है कि उनसे भटकाकर यदि हम इसे एक संवैधानिक बहस बना देते हैं कि हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आबादी ऐसी है जिसके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कोई महत्व नहीं रखती है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जुड़े लोग हैं मध्यवर्गीय, मुखर, बौद्धिक, पढ़े लिखे लोग। जो लोग रोजी रोटी दिहाड़ी मजदूर के रूप में कर रहे हैं उनको याद आती होगी, वो याद नहीं रहते जब करोड़ों दिहाड़ी मजदूर देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने को बाधित हुए थे, जो मौतें हुई थी दवा के अभाव में कोरोना काल में। मेरे ख्याल में लोगों को ज्यादा उन मुद्दों से भटकाने के लिए संवैधानिक बहस होती है। बिल्कुल। जयशंकर जी, किस तरह से आप देखते हैं ये बात मतदाताओं के दिमाग में, उनके जहन में घर कर जाए, इसके लिए कोशिशें तो होती नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयानात के बाद भी अभी भी चुनावी सभाओं में वोटर्स के बीच जाकर यह बात जोर शोर से कह रहे हैं कि भाई संविधान बदल देंगे, इस बार आए तो संविधान बदल देंगे, तानाशाही आ जाएगी, वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा। इस तरह की बातें तो की जा रही हैं। आपको लग रहा है कि ये जो डर दिखाया जा रहा है इसका कुछ असर हो रहा है, या फिर इन तमाम बयानों के जरिए एक क्लैरिटी है मतदाताओं के जहन में? नहीं समीर, पहली बात तो ये कि जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी हमारे कह रहे हैं जी, तानाशाही को लेकर के उनको इमरजेंसी की याद आ रही है। अब इमरजेंसी के समय वो कहाँ थे मुझे नहीं मालूम है। मैं तो कम से कम इमरजेंसी में जेल में था, मेरे पिताजी भी जेल में थे, एक साथ हम दोनों जेल में थे, हमने इमरजेंसी को देखा है जी। लेकिन बाद के वर्षों में और अभी के हालात में देखें तो ये इमरजेंसी के बाप का दौर है। कोई इमरजेंसी घोषित नहीं है लेकिन अघोषित आपातकाल का दौर चल रहा है, जहाँ पे UAPA पत्रकारों पर भी लगाया जा रहा है। नेताओं को उठा करके बंद कर दिया जाए बिना किसी सबूत के। आज तक कोई सबूत नहीं मिला सत्येंद्र जैन के बारे में, मनीष सिसोदिया के बारे में, संजय सिंह के बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में, लेकिन उनको उठा करके जेल में भेज दिया जाए, मुख्यमंत्री को जेल में बिठा दिया जा रहा है। आप देखिए कि क्या हालत है तानाशाही का मामला। अभी अमित शाह जी रायबरेली में रैली कर रहे थे, एक पत्रकार जो राघव त्रिवेदी, उसने दिखाया कुछ महिलाओं से बात करके कि उनको पैसा दे करके रैली में लाया गया था, उसकी जम करके पिटाई की गई, वो आज हॉस्पिटल में दर्ज है। तो अब इस पर आप देख लीजिए कि कौन सा दौर चल रहा है ये। दूसरी बात ये कि वो जो कह रहे हैं जी कि संविधान बदलने वाली बात एकदम सही है, प्रधानमंत्री जी भी बार बार कह रहे हैं। अमित शाह जी ने तो, उनको तो पता नहीं नानी और दादी का भी फर्क नहीं मालूम है, वो कह देते हैं कि साहब राहुल बाबा के अगर नानी भी आ जाएंगे तो CAA को नहीं बदल सकती हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोग, उनके जो उम्मीदवार हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो सांसद हैं अभी, वो कह रहे हैं कि संविधान बदला जाएगा, इसके लिए 400 सीटें जरूरी हैं। भाई उनको आपने पार्टी से निकाला क्या? उनके ऊपर कोई, उनको आपने स्नब किया क्या? BL संतोष जी जो RSS के हैं और भाजपा के संगठन के प्रभारी महासचिव हैं, वो कहते हैं कि संविधान से सेकुलर शब्द हम निकलवाएंगे। आपने कभी उनके बारे में कुछ कहा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, आपने जो बातें कही हैं वो महत्वपूर्ण है और ये एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में इंडिया गठबंधन इस बात को है, इस मुद्दे को है, और इसीलिए बीजेपी की तरफ से भी इस तरह के बयान बार बार जारी किए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएं तो भी वो संविधान को खत्म नहीं कर सकते। देखिए, इस बीच मिशन 400 पार पर TV9 भारतवर्ष से बोले गृह मंत्री अमित शाह, NDA 190 का आंकड़ा पार कर चुका है, मजबूती के साथ 400 की तरफ बढ़ रहा है। सुनिए क्या कहा। आपने कुछ समय पहले कहा था कि चौथे चरण के बाद 250 सीटें मिल जाएंगी और तीसरे चरण के बाद तो लगभग 200 तक पहुंच चुका है NDA। जी, हम 190 क्रॉस कर चुके हैं NDA और बहुत मजबूती के साथ 400 की ओर जा रहे हैं। तो 400 पार होने वाला है? जी, निश्चित होने वाला है। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है, आपने सुना। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त कन्नौज से हमारे साथ मौजूद हैं, जहां से इस बार अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है, सुब्रत पाठक को बीजेपी के टक्कर देते हुए। वहां पर मुकाबला इस बार कितना टक्कर का नजर आ रहा है रजनीश? गृह मंत्री अमित शाह को आपने भी सुना होगा, 400 पार के दावे पर बीजेपी कायम है।
देखिए, मुकाबला बहुत दिलचस्प है और जिस तरीके से हमने देखा उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों को बदला। यहाँ पर भी पहले उन्होंने अपने भतीजे को टिकट दिया था, लेकिन बाद में वो खुद यहाँ पर लड़ने के लिए आ गए हैं। अगर आप 2014 और 19 के चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो यहाँ मार्जिन बहुत कम रहा है। पिछली बार सुब्रत पाठक महज 13,000 वोटों से जीत पाए थे, उससे पहले डिम्पल यादव करीब 18,000 वोटों से जीती थी। तो इस बार मार्जिन क्या होगा ये बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पिछले 2 बार के मार्जिन से कहीं बड़ा चुनाव इस बार उनके लिए है। लोग भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और आपको बता दें कि शुरुआती 2 घंटे में यानी 9 बजे तक कन्नौज में 14.23% मतदान हुआ है। सिर्फ सीतापुर में ही यहाँ से ज़्यादा हुआ है, लेकिन जिन 13 सीटों पर चुनाव आज हो रहे हैं, कन्नौज दूसरे नंबर पर है जहाँ सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से मतदान हो रहा है। लोग भी यहाँ पर खड़े हैं कतारों में, सुबह से ही लोग खड़े हैं। क्या मुद्दा है, क्या आपने ध्यान में रखा है, वोट देने आए हैं, क्या सोच कर आए? हर उम्र के लोगों ने ठाना है बदलाव अब की लाना है, बेरोजगारी महंगाई को दूर भगाना है। बदलाव के नाम पर वोट दे रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके मन में क्या है? युवा वोटर भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या सोच कर आए वोट देने? बदलाव चाहते हैं। बदलाव आपका क्या? बदलाव देखिए, ज़्यादातर लोग बदलाव के नाम पर यहाँ पर वोट देने आए हैं। ये बदलाव केंद्र का बदलाव है या क्या है, इसका नतीजा क्या होगा ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। आपको हम पूरी तस्वीर यहाँ से दिखाते हैं। सुबह में तो एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी कि लाइन काफ़ी लंबी चली गई थी, ईवीएम खराब होने की शिकायत भी आई थी। अभी भी यहाँ पर वोटिंग बहुत तेज़ी से नहीं चल रही है, थोड़ा स्लो ही है। लेकिन लोग यहाँ पर ज़रूर कतारों में नज़र आ रहे हैं। क्या मुद्दा है आपका? बहुत कुछ मुद्दा है। किस मुद्दे पर वोट देने आए हैं? अरे विकास के बारे में। विकास के नाम पर आपका मुद्दा क्या है? युवा है आप। चलिए, तो ये वोटर्स की कतारें जो हैं ये और लंबी होनी चाहिए। अगर आपकी सीट पर भी वोटिंग हो रही है तो घर से बाहर निकलिए और अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कीजिए। पीओके भारत का है और हमेशा रहेगा, ये कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने टीवी 9 भारतवर्ष को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। विपक्ष के नेता किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस देश की एकता को खतरे में डाल रही है। सैम पित्रोदा के बयान कांग्रेस के बयान है, खुद के बदले सैम पित्रोदा से बुलवाती है कांग्रेस, ये कहा है अमित शाह ने। सैम पित्रोदा मुद्दों की अगर बात करें तो सैम पित्रोदा फुल टॉस पे फुल टॉस बयान दिए जा रहे हैं बीजेपी के लिए। नहीं, आप इसको इस तरह से मत देखिए। कांग्रेस पार्टी जो स्वयं उनके प्रमुख नेता नहीं बोल सकते, इनके साइड एक्टर सैम पित्रोदा हो या मणिशंकर अय्यर हो, ऐसे लोगों से बुलवाती है। कांग्रेस पार्टी ही मानती है, ये सैम पित्रोदा का बयान सिर्फ मत समझिए कि इस देश में रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव होना चाहिए। वो देश की एकता को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। अभी मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया कि पाकिस्तान को सम्मान दो, इनके पास एटम बम है। क्या कहना चाहते हो आप? फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर उन्होंने कहा कि उनको इज्जत देनी चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि इनके पास एटम बम है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मत मांगिए, इनके पास एटम बम है। किसको डराना चाहते हैं? 130 करोड़ की जनता को आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है इसलिए पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पे हम हमारा अधिकार छोड़ दें? मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं, इस देश का कोई नागरिक ये सहन नहीं करेगा कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर से भारत का अधिकार जाता रहे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हमेशा रहेगा। और हमारे साथ अकुश श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। अकुश श्रीवास्तव जी, कैसे देखते हैं आप गृह मंत्री के इस बयान को, खास करके पीओके को लेकर, आर्टिकल 370 को लेकर संसद के अंदर और संसद के बाहर बहुत मजबूती से अपनी बातें रखते रहे हैं अमित शाह, और अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जो बयानात सामने आए वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर कांग्रेस के नेताओं से ऐसे बयान दिलवाए जाते हैं। देखिए, ये राजनीति में एक अक्सर प्रक्रिया होती है कि आप एक बुलबुला छोड़िए, थोड़ा सा उसका असर देखिए और उसके बाद में उसको आगे ले जाना है कि नहीं ले जाना है ये देखा जाता है। सैम पित्रोदा उस श्रेणी से आगे निकल गए नेता हैं, अपने बारे में और अपनी नीतियों को लेकर के, अपने बयानों को लेकर के आगे बढ़ते रहे। इस बार लेकिन उनसे बड़ी गलती हुई और जिस तरीके से उन्होंने रंगभेद नीति की बात की, ये अपने आप में बहुत खतरनाक थी और भारतीय जनता पार्टी ने उसे पकड़ लिया।
पकड़ लिया तो कांग्रेस के सामने कोई मजबूरी थी नहीं थी कि मतलब आप उन्हें ना हटाएं, बिना हटाए उनका काम नहीं चल सकता, तो इसीलिए उनको जो ओवरसीज कांग्रेस के पद से हटा भी दिया गया। लेकिन वो अब उनके गले की फांस बन गई है। तो ये प्रक्रिया या ये तरीका या इसके बाद का बयान कि कांग्रेस अगर आ भी गई तो कहीं ऐसा ना हो 370 जो है फिर से वापस ले आए, तो अब उससे जुड़े जितने सवाल हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर होगी और रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, उसमें भी उनको जवाब देना होगा। और खास तौर से जम्मू कश्मीर या पीओके को लेकर के है, पीओके की लड़ाई कोई मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, वो ना ही इतनी आसान है ना ही इतना, तो लेकिन ये जरूर है कि पीओके को लेकर के कुछ वर्ग जो है बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और वो उनका उत्तेजना जो है भारत के साथ मिलाने को लेकर के, भारत के साथ हटाने को लेकर के है, जो आसान प्रक्रिया नहीं है और ना ही उसके असर जो है वो ज्यादा बड़े होंगे, ये भी पक्का है। ठीक है सर, हम पीओके का जिक्र कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में ही हमारे दो रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जम्मू से अंकित भट्ट और श्रीनगर से इरफान कुरैशी। इरफान, स्टूडियो में अभी जो बात हो रही थी और जिन बातों का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया है पीओके को लेकर, आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद यह पहला बड़ा चुनाव वहां पर हो रहा है। क्या जो बीजेपी के विरोधी दल हैं वो भी इस बात को कह पा रहे हैं वोटर्स के बीच जाकर क्या कि हमारी अगर सरकार बनी केंद्र में तो आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे? इरफान तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अंकित, अगर आप इसका जवाब दे पाएं। बिल्कुल समीर, मैं आपको बता दूं कि इसकी ना दूसरी एक तस्वीर भी है। हाल ही में ही आप देखिए कि किस तरीके से पीओके की जनता लगातार पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। 144 वहां पे लगाई गई है, इंटरनेट पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया है। ये दिखाता है कि किस तरीके से अब पीओके की जो जनता है वो भारत के साथ अपना विलय चाहती है। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो धारा 370 हटने के बाद जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। आज लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान हो रहे हैं और आप देखिए कि ये वो कश्मीरी पंडित विस्थापित है जो इस वक्त श्रीनगर लोकसभा सीट को लेकर यहाँ पर वोट करने के लिए आए हैं। काफ़ी तादाद में ना सिर्फ पुरुष युवा बल्कि महिलाएं भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। क्या कुछ मुद्दे हैं, खासतौर पे 90 के दशक में जब आप वहाँ से निकले थे उस टाइम हालात कुछ और थी, लेकिन अब आप आपने तस्वीर देखी होगी पीओके की, किस तरीके से वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, किस तरीके से वहाँ पे सरकार सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको लगता है कि अब वक्त आया है कि पीओके अब भारत का हिस्सा बनेगा? बिल्कुल, उनको भी अब पता चला कि गवर्नमेंट, भारत की सरकार कितना ताकत रखती है, भारत की सरकार क्या कहती है, भारत की सरकार क्या करती है अपने लोगों के लिए। आप देखिए जिस आज इस वक्त जो कश्मीर में जो वोटिंग हो रही है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है इस वक्त, वो यही है कि गवर्नमेंट ने कुछ फैसले लिए है। रही बात कश्मीरी पंडित की कम्युनिटी, वो रिहेबिलिटेशन के लिए है। रिहेबिलिटेशन आज 34 साल हुए नहीं है। बात एक और भी है कि जो हिंदुस्तान की जो रिवायती सरकारें हैं, मतलब ये पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है या बीजेपी, वो लड़ नहीं रहे इन सीटों पर, इसलिए हमें उस पर मायूसी है। वापसी एक मुद्दा रहेगा। जो हमारा कोर इशू इस टाइम है कश्मीरी पंडित का, वो बैक टू होम्स एंड हर्थ, जो हमारी जन्मभूमि है, मरण भूमि, हम वापस जाना चाहते हैं। 34 साल से हम एक्सोडस की जिंदगी जी रहे हैं, हम अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। जो कश्मीरी पंडित, विस्थापित कश्मीरी पंडित श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जम्मू में स्पेशल वोटिंग सेंटर्स पर वोट डाल रहे हैं, उनके जहन में ये सबसे बड़ा मुद्दा नजर आता है। इरफान कुरैशी, ये पाकिस्तान को सम्मान देने का मुद्दा हो, पीओके को लेकर नेताओं के दिए गए जो बयानात हैं वो वोटर्स के जहन में, उनके दिलो दिमाग में कितना असर डालते हुए नजर आ रहे हैं श्रीनगर के मद्देनजर अगर हम बात करें? देखिए समीर, बिल्कुल इस बात का हम चर्चा सुबह से कर रहे हैं कि सबसे बड़ा बदलाव जो है कश्मीर घाटी के इस लोकसभा चुनाव में ये है कि इस बार ना बाइकॉट है ना ही कोई कानून व्यवस्था की कोई स्थिति। लोग लगातार अपने घरों से निकल रहे हैं। जहां पे मैं खड़ा हूं ये एक वीआईपी पोलिंग बूथ है और साथ ही में एक छोटा पोलिंग बूथ सोमवार के लिए बनाया गया है। यहां पर भी अब वीआईपी पोलिंग खत्म होने के बाद बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा की वजह से लोग जो है ग्रुप्स में अंदर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लगातार कश्मीर घाटी में साल 2019 के बाद ये पहली बार इलेक्टोरल प्रोसेस देखने को मिल रहा है, उसके चलते लोग काफ़ी उत्साह में हैं, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे लगातार। जिस तरह की तस्वीरें पुलवामा, गांदरबल, बडगाम और श्रीनगर के खानियार
और सफाकदल और बाकी दीगर इलाकों से देखने को मिल रही है। ये कहीं ना कहीं बहुत समय बाद देखने को मिल रही है, खासतौर पर साल 2019 से पहले इन तमाम इलाकों में बाइकॉट। पुलवामा, खासतौर पर पुलवामा का जिक्र अगर करें तो पुलवामा में लगातार जिस तरह का आतंक का खौफ, और बिल्कुल सही बात है। और इरफान और हमारे सहयोगी महराज थोड़ी देर पहले पुलवामा से ही तस्वीरें दिखा रहे थे और बड़ी उत्साहजनक तस्वीरें वहां से सामने आई। लंबी लंबी कतारें पुलवामा में वोटर्स की पोलिंग बूथ के सामने नजर आ रही है। और देखिए TV9 पर कांग्रेस की गारंटी को लेकर अमित शाह ने क्या कहा है। कांग्रेस की गारंटी का कोई मतलब नहीं है, हमने जो कहा वो सब कर दिया, ये कहा है अमित शाह ने। इस चुनाव में एक और मुद्दा आया, चीन का मुद्दा। आपने राहुल गांधी की गारंटी को कहा कि ये चाइनीज गारंटी है, तो ये क्यों कहा आपने, क्या मतलब है इसका? मैंने ठीक ही कहा है। देखिए, इनकी दादी जी ने इस देश को कहा था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ये राहुल जी इनकी तीसरी पीढ़ी है और ना दादी ने हटाई, ना पिता ने हटाई, ना माँ ने हटाई। गरीबी हटाने का काम मोदी जी को करना पड़ा। करोड़ों लोगों को घर दिया, गैस दिया, शौचालय दिया, बिजली दी, 5 किलो अनाज मुफ्त में देना शुरू किया, कोरोना का टीका लगाया और 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। तो इनके बोल का कोई मूल्य नहीं है। मैं अभी तेलंगाना जाकर आया, तेलंगाना में इन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी ने कि हम चुनाव जीतेंगे तो 2 लाख तक का किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, 2000 का भी नहीं किया। इन्होंने कहा था 15,000 हर साल हर महिला के बैंक अकाउंट में आ जाएगा। महिलाएं बेचारी राह देख रही हैं। तो इनकी गारंटी इसी प्रकार की होती है और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम धारा 370 हटाएंगे, हमने हटा दिया। हम GST लाएंगे, ला दिया। हमने कहा था माताओं बहनों को मातृशक्ति को आरक्षण देंगे, हमने दे दिया। हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे, हमने इसकी शुरुआत उत्तराखंड से कर दी है। तो हम तो जो बोलते हैं वो करते हैं। और देखिए, रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर अमित शाह ने क्या कहा है। रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव हारने जा रहे हैं, रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी की जीत होगी, यह दावा किया है अमित शाह ने। आप रायबरेली में जनसभा कर आए हैं, आपने वहां का दौरा किया, क्या अमेठी रायबरेली में रिपीट होगा? रायबरेली में श्री राहुल गांधी निश्चित रूप से चुनाव हारने जा रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे और अब हम आपको कुछ बहुत खास तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें पटना साहिब गुरुद्वारे से इस वक्त आपके सामने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में सेवा की है और किस तरह से वहां पर जो पंगत बैठी हुई है उसमें सेवा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा है ये, पटना साहिब गुरुद्वारा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। रूपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। रूपेश, ये बड़ी खास तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारे में सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं हरमिंदर साहिब में। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में मौजूद हैं। कल उन्होंने शाम को पटना में एक रोड शो किया था। उस रोड शो के दौरान नीतीश कुमार भी मौजूद थे और पटना साहिब के जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं रविशंकर प्रसाद, वो भी मौजूद थे। और आज प्रधानमंत्री अहले सुबह उनका कार्यक्रम था कि वो पटना साहिब हरमंदिर साहब जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है और वहाँ पर वो मत्था टेकेंगे, वहाँ सेवादार भी बनेंगे और वहाँ पर वो लंगर भी छकेंगे। और उसके बाद से उनकी 3 रैलियाँ बिहार में होनी हैं। सबसे पहले वो जो नरेंद्र मोदी का हनुमान अपने आप को कहते हैं चिराग पासवान, हाजीपुर में एक रैली होनी है। उसके बाद से मुजफ्फरपुर में रैली होगी, फिर छपरा में, यानी कि सारण लोकसभा क्षेत्र जहाँ से राजीव प्रताप रूडी भाजपा के उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ खड़ी हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, तो सारण में वो एक रैली करेंगे। लेकिन 2 दिनों की ये जो यात्रा है बिहार की, जो ये यात्रा है
नरेंद्र मोदी की वो बेहद खास है, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले ये गिरिराज सिंह भी कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल रुपेश, और जल्दी से इन तस्वीरों पर, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं लंगर में जो भोजन है वो सर्व करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारे में सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर पुष्पेश, किस तरह से आप देखते हैं इन तस्वीरों को, और जब ये बात होती है कि भाई बिहार और महाराष्ट्र में इस बार चुनौती बढ़ सकती है भारतीय जनता पार्टी की, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और इन तस्वीरों से क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इस मामले में काफ़ी विशेषज्ञ है कि किस मतदाता को कैसे रुझाना लुभाना है। तो ये हर जगह उनका कनेक्ट होता है। यदि पटना साहब के गुरुद्वारे में हैं और सिख मतदाता हैं तो निश्चित रूप से गुरुद्वारे में वो सेवा करते नजर आएंगे। कहीं और वो किसी दलित परिवार के संग खाना खाते नजर आ सकते हैं। कहीं और वो मंदिर में आरती में भाग ले सकते हैं, पूजा अर्चना में भाग ले सकते हैं। तो ये, और इस बार का जो अभियान है उसमें निश्चित रूप से धर्म का तत्व उभर कर मुखर होकर सामने आया है। जबकि आदर्श चुनाव संहिता में धर्म की इस तरह उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, इसके बारे में स्पष्ट निर्देश हैं। मगर प्रधानमंत्री अकेले नहीं हैं, कहीं वो हार्ड हिंदुत्व वाले हैं तो कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व वाले लोग हैं। कोई भी नेता या प्रचारकर्ता आज इस बात को अनदेखा नहीं कर सकता कि जाति के आधार पर वोट जुटाए जाएं, संप्रदाय के आधार पर वोट जुटाए जाएं, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का कोई मुकाबला इस नाटकीय मंच पर तो कोई कर नहीं सकता है। बिल्कुल। और अकुश श्रीवास्तव जी, आप की एक प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले गिरिराज सिंह TV9 भारतवर्ष से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में 40 में से 40 सीटें जो हैं वो हासिल होनी जा रही हैं एनडीए को।